नमस्कार, मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। डोना जोन्स करीबी दोस्तों के एक बड़े ग्रुप की एक आउटगोइंग और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वह एक प्यारी, दयालु और पारिवारिक महिला थी जो बस इतना चाहती थी कि उसे भी प्यार मिले, लेकिन तब तक जब तक वो मार्क हट से नहीं मिली। 4 साल की लगातार यातना ने उसे धीरे धीरे अकेलेपन में ढकेल दिया। 12 दिनों के अनइमेजिनेबल टॉर्चर के बाद वो और नहीं सह पाई और उसने अपना दम तोड़ दिया। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। यह बहुत हॉरिफिक केस है, इसीलिए सावधानी से आगे बढ़े। और ये मामला ओटावा के बाहर ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ है, इसीलिए ये आप में से अधिकांश के लिए नया होना चाहिए। और ईमानदारी से कहूँ तो ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर किसी का जानना जरूरी है। यह अविश्वसनीय रूप से दुखद है, लेकिन कम से कम ये किसी के लिए एक प्रिकॉशनरी वार्निंग के रूप में काम कर सकता है। ये 12 दिन का नर्क है, डोना जोन्स का दिल दहला देने वाला मामला। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और मुझे मोटिवेट करता है। आज की कहानी कनाडा की राजधानी और वहाँ के चौथे सबसे बड़े शहर ओटावा से है। दक्षिणी ओंटारियो में स्थित ओटावा अपने हिस्टोरिक म्यूजियम्स और प्राचीन स्मारकों के लिए जाना जाता है। और शायद आपने वहाँ के ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में भी सुना होगा, जो वहाँ का एक खास आकर्षण है। डोना एलन जोन्स का जन्म 1975 में क्रिसमस के दिन हुआ था। उसके बड़ी बहन का नाम है जेनिफर और छोटे भाई का नाम डेरेक है। उसके पिता जेम्स एक गुस्सैल और कंजर्वेटिव व्यक्ति थे। वो उस तरह के व्यक्ति थे जिनका मानना था कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की बात मानना चाहिए। दूसरी ओर उसकी माँ आयरीना डोना की तरह ही एक प्यारी और लाइवली औरत थी। किसी भी आम लड़की की तरह डोना भी अपनी शारीरिक कमियों को लेकर स्ट्रेस्ड रहती थी और अपने बढ़ते वेट और फिजिकल अपीयरेंस जैसे माइनर इश्यूज से लड़ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो वास्तव में बहुत पॉपुलर थी। उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था और वो सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसे डांस करना बहुत पसंद था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। और आपको उसकी ऐसी तस्वीर ढूंढने में मुश्किल होगी जिसमें वो मुस्कुराते हुए न दिखाई दे। साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसने कड़ी मेहनत करके कनाडा के सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर लिया, जिससे उसको कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी में अच्छी जॉब मिल जाती है। वो अब अच्छा पैसा कमा रही थी और अपने जरूरतमंद दोस्तों का भी फाइनेंशियली मदद करती थी। वो 2005 तक अपने माता पिता के घर पर रही और अपने कमाई से बचत करते हुए अपना स्टूडेंट्स लोन चुका दिया था। और आखिरकार उसने 29 इयर्स की एज में ओटावा के बेशोर इलाके में अपने लिए ये घर खरीद लिया। डोना को मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी डिनर पार्टी अरेंज करना, कभी स्केटिंग करने जाना या कभी ऐसे ही दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाना। वो अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करती थी। वो एक एक्सट्रोवर्ट और सोशलाइज करने वाली लड़की थी, लेकिन अंदर से वो एंजाइटी से भी जूझ रही थी। उसके लाइफ में सब कुछ था, लेकिन रोमांस की कमी थी। उसने एक दिन अपने थेरेपिस्ट को बताया कि उसे अकेले रहने में डर लगता है और अब उसे सिर्फ एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उसे प्यार करे। उसे एक पार्टनर की कमी खल रही थी। 2005 में उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड ने डोना को मार्क हट से मिलवाया, जो वहाँ के एक बेसबॉल टीम में खेलता था। वो करीब उसी की उम्र का था और छत बनाने का काम करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन ठीक नहीं बीता था। उसके अपने पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन डोना को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो उससे प्यार कर बैठी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो जल्द ही उसे अपने उस घर पर ले गई जिसे उसने सालों के मेहनत से सेविंग्स करते हुए खरीदा था। लेकिन मार्क भी उतनी ही तेजी से अपना रंग दिखा रहा था। वो डोना को लेके बहुत पॉजिटिव और ऑब्सेस्ड हो गया था। जब भी डोना अपने दोस्तों के साथ बाहर होती तो मार्क हर 15 मिनट में उसे फोन करता था। फोन तक तो ठीक भी था, पर वो फोन पर सिर्फ बातें नहीं करता था, वो उसके ऊपर चिल्लाता था और उसे गंदी गंदी गालियां देता था, जिसे डोना के दोस्तों ने भी कई बार सुना था। और जब कभी उसके दोस्त उसके घर पर लैंडलाइन पर फोन करते थे तो मार्क दूसरे फोन को उठाकर चुपके से उनकी बातें सुनता था। वो हमेशा उसके लिए बहाने बनाती थी और किसी भी सोशल गैदरिंग से उसे घर जाने के लिए भागना पड़ता था। वो अब पहले जैसे नहीं थी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से उसका मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। कुछ समय बाद उसकी शारीरिक चोटें सबके सामने आने लगी। उसके शरीर में हमेशा चोट और कटने के निशान दिखाई देते थे, लेकिन उसके पास हमेशा उन सब के लिए बहाने होते थे। वो कभी कहती थी कि वो कहीं गिर गई थी या मार्क के कुत्तों में से किसी ने उसे काट लिया था या फिर कुछ और एक्सीडेंट। उसने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई। फिर 2006 में वो दोनों डिज्नी वर्ल्ड घूमने गए। दोनों ने ज्यादातर समय वहाँ भी लड़ाई की
लेकिन डोना ने वहाँ तब भी उसे हाँ कहा जब मार्क ने उसे वहाँ शादी के लिए प्रपोज किया। कुछ महीनों बाद जब उसे अपने शादी के लिए परफेक्ट ड्रेस और टियारा मिली तो डोना ने मार्क को बड़े उत्साहित होकर बताया, पर मार्क उसके खुशी से खुश नहीं था, बल्कि उसको सिर्फ ये जानना था कि उसने कपड़े धोए या नहीं। सगाई के बाद मार्क का अब्यूज और बढ़ गया। डोना ने धीरे धीरे अपना ख्याल रखना बंद कर दिया। उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वो ना ही अपने बालों को संवारती थी और ना ही उसे अच्छे कपड़े पहनने का मन होता था। वो अब कहीं और डूब रही थी। नेक्स्ट ईयर उनके शादी से 1 महीने पहले उसके बैचलरेट पार्टी में दोस्तों ने उससे विनती की कि वो इस शादी को कैंसिल कर दे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो डोना के सिचुएशन को देख रहे थे और वो अपनी दोस्त को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हुए नहीं देख सकते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि उनकी शादी को तोड़ सके। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी और हताश होकर डोना के दोस्तों ने भी शादी से किनारा कर लिया। डोना ने यह फैसला कर लिया था कि वो मार्क के साथ ही अपना जिंदगी बिताएगी। उसके भाई डेरेक ने कहा कि वो हर दिन अपनी बड़ी बहन से बात करता था, लेकिन उसने भी डोना को बदलता हुआ पाया। एक दिन डोना के घर अचानक जाने पर उसने देखा कि वो मार्क के लिए कई महंगे गिफ्ट खरीद रही थी। वहाँ डेरेक ने एक ATV, एक ट्रक, एक स्नोमोबाइल और एक पुल टेबल देखा, जो सारा डोना ने मार्क के लिए खरीदा था। घर की दीवारों पर जगह जगह पंच मारने से बना हुआ छेद था। उसने कहा कि शादी के बाद डोना शक्की और खामोश हो गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। वो बिल्कुल बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रग्स लेती हो। उसकी आंखों में पहले की तरह वो जान नहीं थी। 4 साल के टॉर्चर ने उसके सुंदर मुस्कान को मार दिया था। वो सिर्फ अब जिंदा लाश बन चुकी थी। डेरेक ने देखा कि उसकी शारीरिक चोटें और भी बदतर होती जा रही थी। उसकी कलाई टूटी हुई थी, जिसे जोड़कर रखने के लिए एक सर्जिकल पिन का इस्तेमाल किया था। चोट के बारे में पूछने पर डोना ने अपने भाई को बताया कि वो स्लिप करके एक पत्थर पर गिर गई थी, लेकिन डेरेक ये बात यकीन नहीं कर पा रहा था। 2009 की गर्मी में भी सिगरेट के जलने और अन्य चोटों की लगातार बढ़ती लिस्ट को छुपाने के लिए उसने टर्टल नेक और लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े पहने हुए थे, और चेहरे के घावों को छुपाने के लिए वो हैवी मेकअप करती थी। उसका वजन अब सिर्फ 45 किलो रह गया था। उसके कटे हुए होठ, जो पिछले कई दिनों से ठीक नहीं हो रहे थे, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, और उसका लंगड़ापन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसके हाथों में जलने का निशान भरा पड़ा था, जिसके बारे में उसने बताया कि किचन में काम करते वक्त उसे चोट लग गई थी। मार्क डोना से बार बार कहता था कि अगर उसने कभी भी उसे छोड़ा तो वो सुसाइड कर लेगा। वो उस पर ही डिपेंडेंट था। डोना के घर पे कुछ ही समय रहने के बाद उसने लीगली अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था, और अब डोना उसके सारे खर्चे उठा रही थी। डोना मार्क के लिए महंगे गिफ्ट खरीदते खरीदते खुद कर्जे में डूब रही थी। वो किसी पैरासाइट की तरह उसे अंदर से खा रहा था, और डोना का उसने पूरी तरह से उपयोग किया। मार्क हट ने अपनी पत्नी को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। इन सब के चलते ऑफिस में भी डोना का परफॉर्मेंस गिर रहा था। मार्क के बार बार गुस्से वाले कॉल के कारण उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, और वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। ऑफिस में उसके बॉस ने उसके बदले बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, और वो भी डोना को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने डोना से इस बारे में बात नहीं की। नवंबर 2009 के अंत में डोना ने ऑफिस में अपने बॉस को फोन कर छुट्टी मांगी और बताया कि उसे सर्दी है और वो कुछ दिन के लिए अपने घर पर रेस्ट करेगी। लेकिन उसके बॉस को उसकी बातों को सुन के शक होता है, और वो पुलिस को इन्फॉर्म करके सारा वाकया बता देता है। लेकिन उसके रिपोर्ट पर कभी कार्रवाई नहीं की गई, और उसने फैसला किया कि अगली बार जब डोना काम पर आएगी तो वो उससे सारी बात जानकर ही रहेगा। लेकिन वो अगली बार फिर कभी नहीं आया। एक दिन मार्क हट रोते घबराते हुए 911 में फोन करता है और ये बताता है कि उसकी बीवी सांस नहीं ले रही है, शायद वो मर चुकी है। What is your emergency? Oh, my wife's not breathing. My wife, I just woke up. My wife's dead. Make sure she's on a firm, flat surface on her back. She is. Open her mouth by tilting her head back slightly. If you see a foreign object, gently remove it. There's nothing in there. Excellent. कुछ ही मिनटों में एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा, और सबसे पहले उसकी नजर एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी। कनाडा के सर्दी के मौसम में यूं खिड़की खुला हुआ पाना उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन जब वो घर पे दाखिल हुआ तो उसे तुरंत पता चल गया कि ऐसा क्यों है। वहाँ बहुत भयानक एक सड़ने की बदबू थी, और इसी बदबू को छिपाने के लिए खिड़की को खुला रखा गया था। लेकिन इससे उस बदबू में कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस पुलिस ऑफिसर ने उस गंध को इतना बदबूदार, बीमार करने वाला बताया, और ऐसा किसी भी चीज से अलग बताया जैसा उसने अभी तक अपने लाइफ में सामना किया था। उस घर के बेसमेंट में उसने डोना की लाश को पड़ा हुआ पाया, एक टी-शर्ट और गंदे पजामे में, जो कि गंदे सोफे और तकिए की ढेर से बने एक मैट्रेस में पड़ा हुआ था। वो मंजर इतना भयानक था कि जिस ऑफिसर ने सबसे पहले उस सीन को विटनेस किया, उसे वो आज तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। वहां पहुंचे डॉक्टर्स ने जब डोना की लाश का इंस्पेक्शन किया तो उसने पाया कि उसके शरीर का 30 से 40% हिस्सा जला हुआ था।
और उन जले हुए हिस्सों में इतनी बुरी तरह से इन्फेक्शन हो चुका था कि उसका टी शर्ट भी उसके घावों से चिपका हुआ था। उसने बताया कि डोना के घावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे गाड़ी के पीछे बांधकर बुरी तरीके से घसीटा हो। उसकी दोनों आंखें काली पड़ गई थी। उसके पूरे शरीर में अनगिनत कट्स और खरोचों के निशान थे। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि जब डॉक्टर ने उसकी आंखों के पुतलियों का जांच करना चाहा तो वो उसकी आंखों को खोल ही नहीं पाया। मार्क ने डोना के इस हालत के पीछे ये एक्सप्लेनेशन दिया कि वो 12 दिन पहले एक्सीडेंटली अपने ही घर पे जलते हुए आग में गिर गई थी और उसने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया था। तो मार्क ने घर पर ही उसका इलाज किया। उसने बताया कि डोना के दर्द को कम करने के लिए उसने उसे टाइलेनॉल दिया और जब भी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी तो वो उसे अपना एस्थमा इनहेलर दे देता था और साथ ही उसके एलर्जिक रिएक्शन के इलाज के लिए उसे बेनाड्रिल खिलाता था। मार्क के बयान के मुताबिक डोना अभी पुलिस के आने के 3 घंटे पहले तक भी जिंदा थी। वो क्रिसमस को लेके बहुत एक्साइटेड थी और वो दोनों क्रिसमस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से ये इम्पॉसिबल था। फॉरेंसिक के सबूत आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि मार्क के 911 कॉल करने के 12 घंटे पहले ही डोना ने दम तोड़ दिया था। उसकी मृत्यु का कारण उसके शरीर के घाव ही थे। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके सारे घावों में इन्फेक्शन हो गया था और सेप्टिक शॉक के वजह से उसके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। और ये भी खुलासा होता है कि उसके शरीर के जलने के निशान किसी आग में गिरने के कारण नहीं हुए थे। उसके शरीर में जो जलने का निशान था उसके पैटर्न ऊपर की ओर नहीं थे बल्कि वो नीचे की ओर थे, जिससे ये पता चलता है कि वो आग की लपटों से नहीं जली थी, उसे किसी चीज से जलाया गया था और वो भी उबलते हुए पानी से। सबसे गंभीर जलन उसके पीठ पर थे, जिससे साबित होता है कि वो उस समय झुकी हुई थी जब उसके पीठ पर उबलता हुआ पानी फेंका गया था। उसकी पीठ में एक हाथ की शेप का निशान भी था। उसने अपने बचाव में अपना एक हाथ पीछे किया था, जिससे उसका वो एरिया जलने से बच गया था, लेकिन उसके हाथ को वो नहीं बचा पाए और उसके उसी हाथ का निशान उसके पीठ पर था। वो जानती थी कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है और इसीलिए उसने अपने हाथ को अपने पीछे लाया था और वो झुक गई थी। मार्क को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है। पूछताछ के दौरान मार्क ने पुलिस को बताया कि 2 सप्ताह पहले डोना ने उसे छोड़ने की बात कही थी क्योंकि उनका रिश्ता अब ठीक नहीं चल रहा था। वो रोते हुए इमोशनल होकर पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है। My wife has never spoken to me the way she spoke to me 2 weeks ago. Okay. She basically told me that she was going to go with somebody else. That I wasn't going to be a father. That because I do, you know what I mean? I'm not perfect. I'm not a perfect person. I get stressed out just like everybody else. वो कहता है कि वो एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहा था और जब उसके मंगेतर ने उसे छोड़कर किसी और के साथ जाने की बात की तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया। वो एक पिता बनना चाहता था, लेकिन डोना ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। वो आगे बताता है कि एक दिन वो डोना के लिए स्पैगेटी बना रहा था और वो पूरे 2 सप्ताह था क्योंकि डोना को स्पैगेटी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और इसीलिए वो उसके लिए स्पैगेटी बना रहा था। I wanted to make enough for 2 weeks because my wife loves spaghetti. She loved my spaghetti. She loved it to death. वो किचन में पानी गर्म कर रहा होता है कि तभी डोना उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और फिर से उससे कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती, वो किसी और के साथ चली जाएगी। डोना ने वहीं खड़े खड़े उसे काफी देर बहुत कुछ कहा और वो चुपचाप पानी गर्म कर रहा था। मार्क ने बताया कि वो डोना की बातों को तो चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ उबल रहा था। वो अपने पिता के साथ उसके रिश्ते से और अपने फाइनेंशियल कंडीशन से हर रोज जूझ रहा था और इन सब बातों ने मिलकर उसके अंदर के गुस्से को छेड़ दिया था। उसका अपने ऊपर ही कंट्रोल छूटने वाला था। मार्क के अनुसार उसने सोचा था कि डोना वहां से चली गई है जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस उबलते हुए पानी के बर्तन को जोर से उठाकर वहां फेंक दिया। वो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि डोना वहां से गई नहीं थी बल्कि उसके पीछे ही झुक के कुछ काम कर रही थी और वो पूरा उबलता हुआ पानी डोना के ऊपर उसने गलती से फेंक दिया था। डोना बुरी तरह से जल गई थी। वो उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है, लेकिन डोना उसे मना कर देती है। उसका डर ये था कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो मार्क प्रॉब्लम में भी फंस सकता है। मार्क के हिसाब से उसने डोना को हॉस्पिटल जाने के लिए काफी मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। डोना ने अपने माता पिता को भी ये झूठ बोल दिया था कि उसे सर्दी है और वो कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रेस्ट करेगी, और यही बात उसने अपने बॉस को भी बताया और ऑफिस से छुट्टी ले लिया। मार्क का कहना था कि उसने उसके बाद डोना का ट्रीटमेंट घर पर ही करना शुरू कर दिया था। वही उसका रात रात भर जागकर ख्याल रखता था और जब भी वो हॉस्पिटल जाने की बात करता तो डोना मना कर देती थी। उसने रो धो के अपनी ये कहानी सुनाई और पुलिस के सामने अपने आप को एक हीरो के रूप में पोर्ट्रे किया। About a week of me changing bandages, staying up all night making sure she's okay.
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ अलग ही कहानी बताया। हालांकि डोना की उंगलियों और लेफ्ट हैंड में बैंडेज बंधा हुआ था, लेकिन उसके अधिकांश जले हुए घाव ठीक नहीं हुए थे, जिनमें उसके पीठ के गहरे घाव भी शामिल थे। और जहां तक उसके शरीर के बाकी हिस्सों की बात है, डोना का पूरे शरीर में मुश्किल से ही 1 इंच हिस्सा ऐसा होगा जहां टॉर्चर का निशान ना हो, और साथ ही उसके शरीर का 40% हिस्सा भयानक रूप से जलने के कारण पूरा झुलस गया था। उसके 7 रिब्स यानी कि पसलियां जख्मी हो गए थे, लेकिन वो सारी पसलियां बिना हॉस्पिटल गए ही ठीक हो गए। पसलियों का जख्म उसे लातों के मारने से हुआ था। उनके अलावा 2 नई पसलियां भी टूटी हुई थी। उसके पूरे सिर, घुटनों और पैरों में अनगिनत घाव, चोट और खरोंचने के निशान थे। ये सभी चोटें 12 दिन पहले डोना के जलने के बाद लगी थी। उसके सिर में एक ताजा चोट मिला था। लेफ्ट हैंड की उंगलियां टूटी हुई थी। उसका राइट हैंड का रिस्ट यानी कलाई टूटा हुआ था, और उसके हाथ में एक फ्रैक्चर था जिसे नाइट स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है, जो खुद को किसी हथियार से बचाते समय डिफेंस में हाथ उठाते समय लगता है। लेकिन पैथोलॉजिस्ट को सबसे अधिक परेशान करने वाली चीजों में से एक था उसके पूरे शरीर में 29 छोटे छोटे छेद, और हर एक छेद में गोलियां मिली जो किसी एयर पिस्टल और हाई पावर्ड एयर राइफल से चलाई गई थी। और ये दोनों हथियार उसके घर पर ही पाए गए, जो कि मार्क के थे। प्रत्येक गोली उसके शरीर में लगभग 1 सेंटीमीटर अंदर घुसी हुई थी, जिसका मतलब था कि उन सभी को बहुत करीब से दागा गया है। नतीजतन डोना भी लीड पॉइजनिंग के शुरुआती प्रभाव से पीड़ित होने लगी, क्योंकि उन गोलियों में लीड होता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। और ये गोलियां अंधाधुंध नहीं चलाई गई थी, उनको अच्छी तरह से एम करके उसके शरीर में दागा गया था, जिनमें से कई उसके सेप्टिक घावों में भी मिले। मार्क हट ने अपनी बीवी को 12 दिन तक यातना दी, और उसके जलने वाले घावों में इन्फेक्शन होने के कारण सेप्टिक शॉक से उसकी मौत हो गई। पैथोलॉजिस्ट के अनुसार वो उन 12 दिनों तक उस मैट्रेस पर ही अधमरी पड़ी रही। वो इतना बीमार थी कि वो कुछ करने के लायक नहीं रह गई थी। वो घर किसी भयानक हॉरर मूवी की तरह था, जहाँ कोने कोने से दर्द और खौफ की आवाज गूंज रही थी। फॉरेंसिक अधिकारियों को कई दीवारों, दालान के फर्श और सीढ़ी के खंभों पर खून के धब्बे मिले। उन्हें हथकड़ी और हथियारों का एक रूम मिला, जिसमें 2 पैलेट राइफल्स, एक धनुष और तीर, एक तलवार और चाकू का एक समूह मिला, जिनमें से 2 खून से सने हुए थे। उस घर के दीवारों पर छेद था जो पंच मारने से हुआ था। बाथरूम का दरवाजा टूटा पड़ा था। उन्हें डोना का कटा हुआ बाल मिला। उसके जूते और कोट के कॉलर में उसके खून के धब्बे मिले। घर के आसपास बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स पाए गए, नोट्स जो मार्क हट के एक साइको पर्सनैलिटी की ओर इशारा करते थे। एक नोट में उसने डोना को एक भयानक पत्नी कहा था, और दूसरे में उसे अपनी परी बताया था। मार्क के कपड़े जो बैग में पैक थे और कुछ महंगे खिलौने एक रूम में पड़े हुए थे। डोना ने सचमुच उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को खत्म कर दिया था। मार्क के फोन रिकॉर्ड के अनुसार वो उस समय अपने एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जब उसकी पत्नी बेसमेंट में अधमरी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अब उसका पूरा यूज कर लिया है और वो अब आगे बढ़ना चाहता है। पानी से जलने के बाद डोना ने एक बार अपनी माँ से फोन पर बात की थी, लेकिन उसने हमेशा मार्क की तरफदारी की और कभी मदद नहीं मांगी। उसने अपनी माँ को बताया था कि वो कुछ दिन तक घर पर रेस्ट कर रही है क्योंकि वो बीमार है, और उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मार्क उसका ख्याल रख रहा है। Worry about me though, okay? Yeah, that's I something got my mark here. You got what? I got my mark here. Oh, कुछ okay. दिनों बाद मार्क हट को फिर से पूछताछ के लिए लाया गया, लेकिन इस बार पुलिस के पास सारा सबूत था, और इस बार वो एक हत्या का संदिग्ध था, ना कि एक दुखी पति। पूछताछ करने वाले अधिकारी ने मार्क से कहा कि उन्होंने 30 साल वाले अपने पुलिस के एक्सपीरियंस में इतना बुरा कंडीशन वाला लाश आज तक नहीं देखा। She's got broken ribs. She's got a broken nose. She's got cuts behind her ear. She's got approximately 30 pellets in her. What kind of life did this woman have? और उससे कड़ी पूछताछ शुरू होती है। मार्क ने अपने ऊपर लगे हर इल्जाम को नकारा। उसके पास हर सवाल का जवाब था। उसके हिसाब से डोना एक बहुत केयरलेस महिला थी। वो हमेशा इधर उधर गिरती पड़ती रहती थी। डोना के शरीर के चोटों के बारे में पूछने पर वो कभी बताता है कि डोना वैक्यूम क्लीनर से टकरा कर गिर गई थी, या सोते वक्त उसका कोहनी उसे लग गया था, या उसके कुत्ते ने काट लिया था। वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि डोना की ये हालत एक्सीडेंट्स की वजह से हुआ था। पुलिस ने उसको डोना के शरीर में उन 29 छेदों के बारे में पूछा जहां उनको एयर राइफल की गोलियां मिली थी। इस पर भी वो ये जवाब देता है कि उसको ये गोलियां गलती से तब लगी थी जब डोना उसके साथ शूटिंग सीखने गई थी, और कुछ गोलियां उसने नशे में गलती से उसके ऊपर चला दिया था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये गोलियां उसने जानबूझकर उसे टॉर्चर करने के लिए मारा था। वो ये तो मानता है कि वो उसकी लापरवाही थी, लेकिन डोना के मौत का जिम्मेदार वो खुद को नहीं ठहराता है। उसका ट्रायल 8 मई 2013 में शुरू हुआ।
और वो 4 सप्ताह चला। मार्क हट को कोर्ट ने आपराधिक लापरवाही के आरोप में दोषी ठहराया, न कि डोना के मर्डर का दोषी। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के इस प्ली को खारिज करते हुए ये आर्ग्यू दिया कि वो एक फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोपी है। करीब 4 सप्ताह के ट्रायल के बाद 7 जून 2013 को मार्क हट को फर्स्ट डिग्री हत्या का दोषी पाया गया। इसमें स्वचालित रूप से आजीवन कारावास का प्रावधान था, जिसमें 25 इयर्स तक पेरोल की कोई भी संभावना नहीं थी और जो कनाडा की सबसे अधिकतम सजा थी। डोना के भाई ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि एक शैतान को उसके किए की सजा मिल गई है और वो अब अपनी बाकी की जिंदगी इसका भुगतान करते हुए बिताएगा। Evil man was put to jail for evil crimes done to my sister, and he will pay for the rest of his life. The justice system prevailed, and the dear Lord. डोना का सिर्फ ये सपना था कि उसको प्यार मिले और उसका अपना एक प्यारा सा परिवार हो, और उसके एक इसी कामना ने उसे ऐसे शैतान से मिलाया जिसने उसे मारने से पहले इतना टॉर्चर किया कि किसी का भी रूह कांप जाए। मेरा ऐसी कहानियां सुनाने का मकसद किसी को ठेस या दुख पहुंचाना नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ आपको सतर्क और अवेयर कराना है, ताकि आप अपने आसपास के आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से बच सके और अपने परिवार का ख्याल रख सके। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं फिर आऊंगा अगली बार एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।